Okay students, let's move to the next topic that is called voltage regulator and Zener diode. तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पे हम क्या करने वाले हैं, डायोड का एक इंपॉर्टेंट यूज हमने ऑलरेडी देखा है, दैट इज रेक्टिफायर. अब यहां पर एक दूसरा इंपॉर्टेंट यूज हम डायोड का देखने वाले हैं. लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ होता है डायोड का, इस पे थोड़ा नजर डालें. देखो, जब हमने डायोड को रेक्टिफायर बनाने के लिए यूज किया है, तो इस ग्राफ का कौन सा पोर्शन यूज किया हमने स्टूडेंट्स? ये वाला पोर्शन यूज किया. क्या तो डायोड फॉरवर्ड बायस में था, तो उसके क्रॉस काफी करंट फ्लो करता था, या फिर वो रिवर्स बायस में था और ब्रेकडाउन के पहले वाले पार्ट में था. रिवर्स बायस में था तो ब्रेकडाउन के पहले वाले पार्ट में था, जिसमें उससे करंट फ्लो नहीं कर रहा था. ठीक है, देखो अब जो यूज हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स डायोड का, उसमें डायोड जो है वो ब्रेकडाउन में यूज होगा. ब्रेकडाउन में यूज होगा वो पार्ट जो रेक्टिफायर में यूज नहीं हुआ. ठीक है, अब जो यूज हम देखेंगे डायोड का, उसमें ये ब्रेकडाउन वाली प्रॉपर्टी यूज होगी. तो इसलिए अच्छा होगा स्टूडेंट्स कि हम ब्रेकडाउन को और थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर पाए. ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, आप यहां पे नोट करो कि ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ये जो ग्राफ है, यहां पे ग्राफ है, ये बहुत स्टीप है, बहुत स्टीप है. उसके कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं. उसको समझने के लिए पहले थोड़ा यहां पर कंसेंट्रेट करते हैं. ठीक है, तो यहां पर फॉरवर्ड बायस है डायोड. तो अगर हम उसका डायग्राम बनाएं तो डायोड इज लाइक दिस, फॉरवर्ड बायस्ड. फॉरवर्ड बायस में बैटरी ऐसे कनेक्ट होती है और उसके थ्रू करंट ऐसे फ्लो करता है. ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स कि ये ग्राफ हमें यहां पे ये बताता है कि डिफरेंट करंट के लिए, ये डिफरेंट करंट के लिए वोल्टेज भी डिफरेंट होना चाहिए. सही है, ये बैटरी का वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होगा तो करंट भी डिफरेंट डिफरेंट होगा. ये तो हम बात कर ही चुके हैं. जैसे देखो कि अगर ये पर्टिकुलर वोल्टेज है तो करंट ये वाला होगा, ये पर्टिकुलर वोल्टेज है तो करंट ये होगा, ये पर्टिकुलर वोल्टेज है डायोड के क्रॉस तो करंट ये होगा. ठीक है, तो आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के लिए करंट जो है वो अलग अलग होगा. ठीक है, अब देखो, अब यहां ब्रेकडाउन की हम बात करते हैं. यहां पे डायोड जो है हमारा रिवर्स्ड बायस है, तो पहले मैं इसका सर्किट बना लेता हूं स्टूडेंट्स, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी. तो ये रिवर्स्ड बायस किया मैंने डायोड. तो देखो, करंट ऐसे फ्लो करेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और रिवर्स्ड बायस है तो डायोड के एरो के अपोजिट. ठीक है, उससे करंट फ्लो करेगा. ठीक है, अब देखो यहां पे स्टूडेंट, सपोज करो कि ये डायोड जस्ट ब्रेकडाउन में एंटर किया है, तो ये बैटरी है VZ. ठीक है, और उस टाइम उसके क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम I1 बोल देते हैं. ठीक, तो यहां ग्राफ पे देखो, उसके क्रॉस वोल्टेज है VZ और उससे करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज ये I1. ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप सोचो कि ये जो डायोड है, ये जो डायोड है, उसके पास ये जो वोल्टेज है उसको हम बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा देते हैं सब कुछ हल्का सा. तो आप देखो करंट चेंज हो जाएगा, करंट इतना हो जाएगा. ठीक है, तो इस VZ को हमने हल्का सा चेंज किया, लेकिन आप देखो करंट जो है वो काफी चेंज हो जाएगा डायोड के क्रॉस. करंट I1 से I2 हो जाएगा. ठीक, तो इंपॉर्टेंट थिंग, वोल्टेज हमने बिल्कुल हल्का सा चेंज किया बैटरी का, बिल्कुल हल्का सा, VZ से हल्का सा बढ़ाया, लेकिन करंट बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, करंट बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा. ठीक है, फिर सोचो कि इस वोल्टेज को और थोड़ा सा बढ़ाया, बिल्कुल हल्का सा और थोड़ा सा बढ़ाया, तो इतना मीट भी नहीं कर पा रहा है ग्राफ को, और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा वोल्टेज मैंने बढ़ाया स्टूडेंट्स. ठीक है, तो करंट जो है वो बढ़ के इतना हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इस वोल्टेज को थोड़ा सा हमने बढ़ाया तो करंट चेंज हो गया, क्या हो गया I3. तो आप नोटिस करें कि वोल्टेज हम बिल्कुल हल्का सा ही चेंज कर रहे हैं, लेकिन करंट बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, करंट बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है. इस चीज को हम लिख लेते हैं पहले तो, फॉर स्मॉल या वेरी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन करंट इज वेरी लार्ज. Once breakdown is achieved, ठीक है, तो ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है कि वोल्टेज थोड़ा सा भी चेंज होता है तो करंट बहुत ज्यादा चेंज होता है. इस चीज को हम थोड़ा दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं जो हमारे यूज का है. हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमें I1 करंट फ्लो करवाना है डायोड से, I2 करंट फ्लो करवाना हो या I3, हमें कोई भी करंट फ्लो करवाना हो डायोड से, I1 I2 I3 या उनके बीच का भी कोई भी करंट फ्लो करवाना हो डायोड से, तो उसके क्रॉस वोल्टेज कितना होना चाहिए डायोड के क्रॉस? ऑलमोस्ट VZ. ठीक है, तो डायोड के क्रॉस हमें कोई भी वैल्यू फ्लो करवानी हो करंट की, उसके क्रॉस वोल्टेज ऑलमोस्ट क्या रहना चाहिए? VZ ही रहना चाहिए.
तो वेरी इंटरेस्टिंगली हम ऐसा सोच सकते हैं कि डायोड के क्रॉस वोल्टेज ऑलमोस्ट चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन करंट चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको हम स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं, वंस ब्रेकडाउन अकर्स voltage across diode remains almost equals to Vz for all values of current. This is very important point. Once breakdown occurs, voltage across diode remains almost Vz for all values of current. तो आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि इसके थ्रू करंट चेंज हो रहा होगा, लेकिन वोल्टेज इतना कम चेंज हो रहा होगा कि हम बोल सकते हैं कि चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो करंट बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है इसके क्रॉस, लेकिन वोल्टेज खास चेंज नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, ठीक है स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉपर्टी का हम थोड़ी देर बाद यूज करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेटर? ये वोल्टेज रेगुलेटर चीज क्या है? देखो स्टूडेंट्स, आपने घरों में देखा होगा कई बार वोल्टेज जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है, उसी से रिलेटेड ये सिचुएशन है। जैसे एक सिंपल सा केस लेके समझते हैं। सपोज करो आपको एक वोल्टेज सोर्स चाहिए, रिक्वायर्ड वोल्टेज सोर्स, आपको एक वोल्टेज सोर्स चाहिए, एक बैटरी चाहिए, ठीक है, 5 वोल्ट की फॉर एग्जांपल। आपको एक वोल्टेज सोर्स चाहिए, एक बैटरी चाहिए 5 वोल्ट की, ठीक है। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है, आपके पास एक दूसरा वोल्टेज सोर्स है, अवेलेबल वोल्टेज सोर्स, और वो जो है 8 से 10 वोल्ट के बीच में। कहने का मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स आपके पास है उसका वोल्टेज 10 से 8 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, कांस्टेंट भी नहीं है, फ्लक्चुएट करता है। मतलब उस वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज कभी 8 वोल्ट हो सकता है, कभी 9 वोल्ट हो सकता है, कभी 9.5, कभी 10, तो फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। लेकिन आपको कैसा वोल्टेज चाहिए, सोर्स चाहिए स्टूडेंट्स? 5 वोल्ट का, और वो भी विदाउट फ्लक्चुएशन, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करें? हमारे पास ऐसा सोर्स है और हमें ऐसा सोर्स चाहिए, तो यहां पर काम आता है वोल्टेज रेगुलेटर। ये एक डिवाइस है जो हमारी यहां पे हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? देखो ये वोल्टेज रेगुलेटर है, ये हमारा डिवाइस है, उसमें हम इनपुट देते हैं। जो वोल्टेज सोर्स हमारे पास है उसको हम यहां पे इनपुट दे रहे हैं, 8 से 10 वोल्ट वाला फ्लक्चुएट करने वाला, उसको हम इसके अंदर डालते हैं, और ये हमें आउटपुट देता है जो कि एक वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट का, कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारा काम हो गया ना, हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स था वो ये ले लेता है, और जैसा वोल्टेज सोर्स हमें चाहिए था वैसा इसने हमें दे दिया। तो ये जो डिवाइस है दैट इज वोल्टेज रेगुलेटर स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं voltage regulator is a device which takes fluctuating voltage input and provides constant output voltage। fluctuating voltage input देता है और constant output voltage देता है। तो उसका नाम ही क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर मतलब वोल्टेज को रेगुलेट करता है, उसको वेरी करने से रोकता है, ठीक है। तो वही कर रहे हैं यहां पे। तो अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे कैसे इस वोल्टेज रेगुलेटर को बनाया जाता है। सर्किट ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा वोल्टेज रेगुलेटर, उसके अंदर आप देखें बहुत ही सिंपल सा सर्किट होता है। ये उसका सर्किट, आप ध्यान से देखें, एक रेजिस्टर होता है और ये एक डायोड होता है, ठीक। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम इनपुट देते हैं जैसे यहां पे था, और उस इनपुट को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अनरेगुलेटेड इनपुट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम आउटपुट लेते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं रेगुलेटेड आउटपुट। रेगुलेटेड आउटपुट का मतलब है कि कंट्रोल्ड है, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। अनरेगुलेटेड आउटपुट का मतलब है कि अनकंट्रोल्ड है, फ्लक्चुएट हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पॉजिटिव टर्मिनल होता है इनपुट का, यहां नेगेटिव, और यहां में जो आउटपुट मिलता है उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहां और नेगेटिव टर्मिनल यहां, ठीक। अब ध्यान दें, ये जो डायोड है स्टूडेंट्स वो रिवर्स्ड बायस होता है। यहां पे रिवर्स्ड बायस होता है। कैसे पता चला मुझे रिवर्स्ड बायस है? अब देखो, यहां पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा, तो देखो डायोड में कैसे जा रहा है करंट, आप देख पा रहे हो, रिवर्स्ड बायस है क्लियरली। इनफैक्ट रिवर्स्ड बायस ही नहीं स्टूडेंट्स, ये ब्रेकडाउन मोड में है, ब्रेकडाउन मोड। मतलब ये रेजिस्टर और ये डायोड्स हम ऐसे चूज करते हैं ताकि ये ब्रेकडाउन मोड में, वो जरूरी है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स इतना ही नहीं, हम
जो डायोड हम यहां पे लगाते हैं उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है, हर डायोड का एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, तो यहां पे जो डायोड हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो रिक्वायर्ड रेगुलेटेड आउटपुट के बराबर होना चाहिए। रिक्वायर्ड रेगुलेटेड आउटपुट के बराबर मतलब जैसे यहां पे अगर हमें 5 वोल्ट का आउटपुट चाहिए तो हम ऐसा डायोड लगाएंगे जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट हो। ठीक है, अगर मुझे यहां पे 4 वोल्ट का आउटपुट चाहिए तो मैं यहां पे ऐसा डायोड लगाऊंगा जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 4 वोल्ट हो। ठीक है, अगर मुझे 3 वोल्ट का आउटपुट चाहिए तो मैं ऐसा डायोड लगाऊंगा जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 3 वोल्ट हो। ठीक है, तो अगर हमें 5 चाहिए तो इस केस में हम 5 वोल्ट रखेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज इस डायोड का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डायोड हमें थोड़ा ध्यान से चूज करना पड़ता है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज वही होना चाहिए जो हमें यहां पे चाहिए आउटपुट। ठीक है, देखो ये काम कैसे करता है स्टूडेंट्स, यहां पे जो इनपुट वोल्टेज है वो तो चेंजिंग होता है, वो चेंज कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे जो इनपुट वोल्टेज है अगर वो चेंज होगा तो यहां पे ये जो करंट फ्लो कर रहा है करंट वो भी चेंज करेगा। ठीक है, तो ये भी चेंज कर रहा होता है। ठीक है, तो इस डायोड से वेरिएबल करंट फ्लो करता है, मतलब चेंज होता रहता है। जैसे जैसे यहां पे इनपुट वोल्टेज चेंज होता रहता है, इससे फ्लो करने वाला करंट भी जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक, लेकिन क्योंकि ये ब्रेकडाउन मोड में है स्टूडेंट्स, ब्रेकडाउन मोड में है, तो हमने पढ़ा ना कि जब ब्रेकडाउन मोड में होता है तो करंट कितना भी हो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अप्रोक्सीमेटली वीजेड के बराबर ही होता है, मतलब इस केस में 5 वोल्ट के बराबर ही होगा। ठीक है, 5 वोल्ट के बराबर ही होगा, तो हमें आउटपुट हमेशा 5 वोल्ट ही मिलेगा। आप समझ लो, ये इनपुट वोल्टेज चेंज होगा तो ये करंट चेंज होगा, यानी कि डायोड से फ्लो करने वाला करंट चेंज होगा। लेकिन क्योंकि ये ब्रेकडाउन मोड में है तो करंट कितना भी हो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वीजेड के बराबर ही होगा, ऑलमोस्ट मतलब लगभग 5 वोल्ट इस केस में, तो हमें आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, 5 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स आप समझे कि मान लो यहां पे 8 वोल्ट है इनपुट। ठीक है, तो कुछ करंट फ्लो करेगा यहां पे। ठीक है, कुछ करंट इससे फ्लो करेगा, इसके क्रॉस 5 वोल्ट ही रहेगा लगभग पोटेंशियल, बाकी का जो 3 वोल्ट है वो इसके क्रॉस आ जाएगा, इसके क्रॉस आ जाएगा। ठीक, अब जैसे मान लो ये फ्लक्चुएट हो रहा है तो 8 से मान लो ये 9 हो गया। ठीक, तो अब क्या होगा, अब ये करंट चेंज हो जाएगा, करंट चेंज हो जाएगा, लेकिन इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा चेंज नहीं होगा, लगभग 5 ही रहेगा, लगभग 5 ही रहेगा। ठीक, तो हमने तो लगाया था लेकिन 9, तो बाकी 4 कहां जाएगा, 5 यहां आ गया, बाकी 4 जो है वो इसके क्रॉस आ जाएगा। ठीक, समझ रहे स्टूडेंट, वैसे सपोज करो ये हमने ये चेंज होते होते 10 वोल्ट हो गया। ठीक है, फ्लक्चुएट हो रहा है 10 वोल्ट हो गया, फिर से करंट चेंज होगा, डायोड से फिर से करंट चेंज होगा, लेकिन क्योंकि वो ब्रेकडाउन मोड में है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल लगभग 5 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हमने लगाया 10 तो बाकी का 5 जो है वो इसके क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ लो क्या होता है, यहां पे वोल्टेज चेंज होता रहता है लेकिन यहां पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज ही रहता है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग वोल्टेज है वो रेजिस्टर के क्रॉस चेंज होता रहता है, एडजस्ट होता रहता है। और फाइनली कोई रेजिस्टर होगा या कोई भी ऐसे अप्लायंस होगा जिसके क्रॉस हमें 5 वोल्ट चाहिए था, तो वो रेजिस्टर या अप्लायंस जो है हम यहां पे कनेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम लोड रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो देखो इस रेजिस्टर के क्रॉस हमेशा 5 वोल्ट ही आएगा जो हमें चाहिए था। जैसे कुछ एग्जांपल्स करेंगे ना स्टूडेंट्स तब आपको ये और समझ में आएगा, ये छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होता ही है, लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें बहुत। तो देखो यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये एक वोल्टेज रेगुलेटर आप देख सकते हो, ये रेजिस्टर और ये डायोड। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये लोड रेजिस्टर जैसा हमने यहां पे देखा। ठीक है, आउटपुट पे हम वोल्टेज जो ले रहे हैं दैट इज 6 वोल्ट, इनपुट फ्लक्चुएट कर रहा है 15 से 20 के बीच में। ठीक है, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, वीजेड। ओके, मतलब ये जो डायोड है इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा ये हमें पता करना है स्टूडेंट्स। निकाल सकते हैं क्या, ये तो बहुत आसान है, अभी भी मैंने आपको बताया कि जो आउटपुट हमें चाहिए होता है वही ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका रखते हैं, तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज सिंपली कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 वोल्ट। हो गया सॉल्व। ओके, अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है। सेकंड पार्ट में इस रेजिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है स्टूडेंट्स, इस रेजिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इस रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, हमने देखा वेरी करता है, फ्लक्चुएट करता है। तो कैसे निकालेंगे वो, देखो जब ये इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल भी फ्लक्चुएट करता है। तो इसके दोनों स्ट्रीम केस लेते हैं, जैसे कि जब ये 15 वोल्ट है यहां पे, तब देखते हैं क्या होगा। इसके क्रॉस तो डेफिनेटली कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, 6 वोल्ट, लेकिन हमने 15 लगाया
इसके क्रॉस 6 आया, तो बाकी का जो 9 वोल्ट है स्टूडेंट्स वो इसके क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रीम लेते हैं, मान लो यहां पर है 20 वोल्ट, तो इसके क्रॉस अभी भी 6 वोल्ट ही रहेगा, 6 वोल्ट, ठीक। लेकिन हमने 20 वोल्ट लगाया था, इसके क्रॉस 6 वोल्ट, तो बाकी का 14 वोल्ट यानी कि इसके क्रॉस आएगा। तो यहां पर जो वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है 15 से 20 के बीच में, तो यहां पे फ्लक्चुएट हो रहा है 9 से 14 के बीच में स्टूडेंट्स, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज बिटवीन 9 वोल्ट एंड 14 वोल्ट स्टूडेंट्स, दैट इज आवर आंसर, सही है। तो स्टूडेंट्स एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम यहां पे। तो आप देखें ये क्वेश्चन है हमारा, ये जीना डायोड है, आप देख सकते हो, ध्यान से देखो, ये रेजिस्टर, ये डायोड, यहां पे लोड, ठीक है। आउटपुट पे हम 6 वोल्ट ले रहे हैं, इनपुट 15 से 20 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। अब देखो इंटरेस्टिंगली ये जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू दी हुई है 4 ओम्स स्टूडेंट्स, ये जो लोड है उसकी वैल्यू भी दी हुई है 60 ओम्स, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में ये वैल्यूज नहीं दी हुई थी। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, ये करंट I1 रेजिस्टर का, डायोड से कितना करंट फ्लो कर रहा है I3, लोड से कितना करंट फ्लो कर रहा है I2, ठीक है। तो ये करंट्स निकालने हैं इफ इनपुट वोल्टेज इज 10 वोल्ट, इफ इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट। अच्छा, तो यहां का जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन कभी ये 10 वोल्ट है, तब हमें ये तीनों करंट्स बताने, स्टूडेंट्स। तो क्या करें हम, देखो बहुत सिंपल होता है, बस ध्यान से करना होता है, डरना नहीं होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने यहां 10 वोल्ट लगाया, यहां पर कितना आएगा इसके अक्रॉस, ये ब्रेकडाउन मोड में होगा, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट होगा, इसके क्रॉस जो है वो आएगा 6 वोल्ट, सिंपल, इसके क्रॉस 6 वोल्ट होगा, ठीक है। हमने लेकिन 10 वोल्ट लगाया था, इसके क्रॉस 6 आ गया, तो इस रेजिस्टर के क्रॉस कितना हुआ 4 वोल्ट, ठीक है। देखो इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट आ गया है, तो ओम्स लगा के इसके क्रॉस करंट निकाला जा सकता है। I विल बी इक्वल्स टू V बाई R, तो दैट विल बी 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 4 और रेजिस्टेंस भी 4, तो यह आ जाएगा 1 एम्पियर। तो ये जो करंट है स्टूडेंट्स ये 1 एम्पियर है, ठीक है। अब देखो ये I2 निकालते हैं हम, I2, तो इसके क्रॉस 6 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस भी ऑब्वियसली कितना है 6 वोल्ट, ठीक है। तो इसके लिए भी ओम्स लगा सकते हैं, I2 equals to V by R, once again V is 6 volt and resistance is 60 ohms, 60 ohms। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.1 एम्पियर। अच्छा यहां पे भी एम्पियर था, वो गलती से मैंने ओम्स लिख दिया है, ऑब्वियसली करंट की यूनिट एम्पियर होती है, ठीक। तो यहां से जो करंट है वो आ गया हमारा 1 एम्पियर, और यहां से जो करंट है स्टूडेंट्स वो आ गया 0.1 एम्पियर। अब ये करंट कैसे निकालेंगे, अब ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, और जो तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे करना पड़ता है। इससे करंट कैसे निकालेंगे, देखो स्टूडेंट्स इससे करंट हम कैसे निकालेंगे, यहां से करंट आया I1, उसमें से कुछ पार्ट I3 इधर गया और कुछ पार्ट I2 जो है वो इधर गया, ठीक है। यहां पर अगर हम जंक्शन ना लगाएंगे तो विल क्लियरली हैव I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, किरचॉफ्स जंक्शन, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 हो गया ना। देखो I1 हम निकाल चुके हैं 1 एम्पियर, I2 हम 0.1 एम्पियर निकाल चुके हैं, और I3 हमें निकालना है, तो यहां से हमारा I3 आ जाएगा 9.9 एम्पियर, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। इससे डायोड से जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी हमने निकाल लिया है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और इसी तरह से सॉल्व करना होता है। जीना डायोड, तो स्टूडेंट्स जीना डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है। क्या होता है, पहले तो आप ये ग्राफ देखें, ये ग्राफ तो हमने कई बार देखा है, डायोड का ग्राफ होता है ये। तो नॉर्मली जब हम किसी डायोड को यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके ग्राफ का ये वाला पोर्शन यूज होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर में भी आपको याद होगा यही वाला पोर्शन यूज होता है। कभी रेक्टिफायर में ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात होती है क्या, नहीं होती है, ठीक है। यही वाला पोर्शन यूज होता है ग्राफ का। इनफैक्ट डायोड के और भी बहुत सारे यूजेस अभी हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, और आप देखेंगे सभी यूजेस में यही वाला पोर्शन यूज होता है, यही वाला पोर्शन यूज होता है, ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज का यूज जो है वो बहुत कम जगह पे होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर, वहां पे ब्रेकडाउन वोल्टेज का यूज होता है, बट जनरली जो है यही वाला पोर्शन यूज होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स नॉर्मली जो डायोड्स बनाए जाते हैं, उन पे इस वीजेड पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसका तो ज्यादा यूज ही नहीं होता है। नॉर्मली क्या किया जाता है कि इसको बहुत ज्यादा कर देते हैं, क्यों ज्यादा कर देते हैं, ताकि ये पिक्चर में ही नहीं आए, क्योंकि इसका तो कोई यूज है ही नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स नॉर्मल डायोड्स हैव हाई
वीजेड। नॉर्मल डायोड जो होते हैं उनके ब्रेकडाउन वोल्टेज हाई होते हैं, जनरली 10 वोल्ट से 20 वोल्ट के बीच में। अब देखो स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि अगर मुझे वोल्टेज रेगुलेटर डिजाइन करना है, वोल्टेज रेगुलेटर, तो नॉर्मल डायोड में यूज ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं यूज कर पाऊंगा? देखो, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए हो सकता है मुझे वीजेड 5 वोल्ट चाहिए, 4 वोल्ट चाहिए, लेकिन नॉर्मल डायोड का तो 10 से 20 वोल्ट के बीच में होता है, तो ये तो यूज ले ही नहीं पाऊंगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखो, तो हम क्या करते हैं, जो डायोड हम बनाते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स। देखो, डायोड मैंने आपको बताया बेसिकली क्या होता है, पीएन जंक्शन है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है स्टूडेंट्स, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। उसमें अगर आपको याद हो तो उसमें हम इंप्यूरिटीज डालते हैं, इंप्यूरिटीज, डोपिंग डोपिंग डोपिंग, पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट, याद आ रहा है कुछ? ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हम कितनी इंप्यूरिटीज डालते हैं, कितनी इंप्यूरिटीज डालते हैं उससे डिसाइड होता है कि डायोड का वीजेड कितना होगा। जैसे कि हम ज्यादा इंप्यूरिटीज डाला है, हमने ज्यादा इंप्यूरिटीज डाला है तो वीजेड जो है वो कम होता है। अगर हमने इंप्यूरिटीज कम डाला है तो वीजेड जो है वो ज्यादा होता है। तो आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है, हमें क्या करना है आप समझ गए होंगे। हम इंप्यूरिटीज इतनी डालेंगे ताकि हमें मनचाहा वीजेड मिले, इंप्यूरिटीज इतनी डालेंगे ताकि मनचाहा वीजेड मिले। अगर मुझे 5 वोल्ट चाहिए वीजेड मुझे 5 वोल्ट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज डालूंगा। मुझे 4 वोल्ट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज डालूंगा और मेरा काम हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये जो डायोड हम यहां पे डिजाइन करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड देखा जाए तो जीनर डायोड बहुत अलग चीज हो ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। अगर हम डायोड बना रहे हैं और उसको इस तरीके से बना रहे हैं कि वीजेड पे हमारा बहुत ध्यान है, वीजेड पे हमारा बहुत ध्यान, तो उस डायोड को हम जीनर डायोड बोलते हैं। जीनर डायोड की डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, जीनर डायोड is a diode designed specifically to operate in breakdown region, designed specifically to operate in breakdown region। उसको खास तरीके से, मतलब जीनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो खास तरीके से बनाया जाता है ताकि वो ब्रेकडाउन रीजन में काम करे। देखो, देखा जाए तो ये बहुत अलग टाइप का डायोड नहीं है, इसके फीचर्स भी, इसके कैरेक्टरिस्टिक भी, इसका ग्राफ भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। बट ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो वहां पर होता है जहां हम चाहें, जनरली कम होता है, जनरली कम होता है, ठीक है। तो जीनर डायोड के फीचर्स बहुत अलग हो ऐसा नहीं है, उसके फीचर्स भी ऐसे ही होते हैं, बट ये वीजेड जो है वो कम होता है, जनरली वहां पे होता है जहां हम चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं कि जीनर डायोड जीनर डायोड इज जस्ट अ नॉर्मल डायोड, is just a normal diode with appropriate VZ, with appropriate breakdown voltage, breakdown voltage generally low। ठीक है, समझ गए होंगे स्टूडेंट्स आप क्या है। तो बहुत कोई नई चीज नहीं है जीनर डायोड। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो जीनर डायोड है स्टूडेंट्स, उसको कई बार सिंपली ब्रेकडाउन डायोड भी बोल देते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा जा सकता है, कई बार इसको सीधे ब्रेकडाउन डायोड भी बोल देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक लास्ट चीज और, आप सोच रहे ये जीनर वर्ड कहां से आया, ये जीनर वर्ड आया कहां से आया जीनर वर्ड? पूरे डिस्कशन में जीनर वर्ड का तो कोई खास मतलब ही नहीं लग रहा है। वो जीनर बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट। जीनर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने डायोड्स के ब्रेकडाउन पे बहुत सारा काम किया था, इसलिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस डायोड को जीनर डायोड बोल देते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके। अब देखो, एक और चीज, एक और फाइनल चीज स्टूडेंट्स, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट। नॉर्मली जो डायोड होता है स्टूडेंट्स, उसका सिंबल हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मल डायोड्स का सिंबल ऐसे बनाते हैं, लेकिन अगर ये जीनर डायोड है तो उसका सिंबल थोड़ा सा अलग बनाते हैं स्टूडेंट्स। देखो ऐसे कर देते हैं, दिस इज अ सिंबल ऑफ जीनर डायोड, दिस इज सिंबल ऑफ जीनर डायोड, ठीक है। ये जीनर डायोड का सिंबल होता है। जैसे देखो स्टूडेंट्स, ये जो वोल्टेज रेगुलेटर हमने बनाया था, वोल्टेज रेगुलेटर, इसमें ये जो डायोड था, क्या ये जीनर डायोड था? सोचो जरा, बिल्कुल जीनर डायोड था। इसमें तो हम ऐसा ही डायोड यूज करेंगे ना जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्रोप्रिएट हो, जो हम चाहते हैं वो। तो यहां पे हमें एक्चुअली में ये सिंबल यूज करना चाहिए, ठीक है, ये सिंबल यूज करना, जीनर डायोड का सिंबल। तो आप ध्यान रखें, मैंने भले पहले ऐसा सिंबल नहीं बनाया था, कभी भी आपसे पूछा जाए कि वोल्टेज रेगुलेटर का डायग्राम बनाओ, तो उसमें डायोड का आप ये सिंबल यूज करो,
ठीक है, और ये जो डायोड है दैट इज ऑब्वियसली जीनर डायोड, जीनर डायोड। ठीक है बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ विच इज कॉल्ड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस देखेंगे जिसमें डायोड का बहुत अच्छा यूज होता है, और जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, ऑप्टो, तो ऑप्टो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइट। ऑप्टो लाइट से रिलेटेड है। तो यहां पर हम जो डिवाइसेस देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, आप उसमें देखेंगे कि लाइट का भी बहुत अच्छा यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस सेक्शन में हम 3 डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे जिनका नाम मैं आपको पहले ही बता देता हूं। फोटो डायोड, पहला जो डिवाइस हम देखेंगे दैट विल बी फोटो डायोड। दूसरा जो डिवाइस हम देखेंगे दैट इज कॉल्ड एलईडी। और तीसरा जो डिवाइस देखेंगे स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड सोलर सेल। ठीक है, तीनों में डायोड्स का यूज होता है और तीनों कहीं ना कहीं लाइट से रिलेटेड होते हैं। एक एक करके हम उनके डिटेल्स पढ़ेंगे अब। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे फोटो डायोड क्या होता है। ठीक है, देखो फोटो डायोड का एक और नाम है स्टूडेंट्स फोटो डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर। तो जैसे मैं आपको यह नाम बताता हूं फोटो डिटेक्टर, आप शायद समझ गए होंगे कि ये फोटो डायोड क्या करता है। फोटो मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइट। फोटो डिटेक्टर मतलब लाइट डिटेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये जो फोटो डायोड होता है, इट कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये लाइट के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता है। मतलब जैसे कोई रूम है उसमें लाइट है या वो बिल्कुल डार्क है रूम, वो ये फोटो डायोड हमें बता सकता है। कैसे बताता है ये हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो फोटो डायोड है ये एक और काम करता है, ये जो है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दिस कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये सब काम ये कैसे करता है, लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, फोटो डायोड में बेसिकली एक हमारे पास डायोड होता है। देखो एक डायोड बना रहा हूं मैं यहां पे, एक डायोड होता है स्टूडेंट्स, ये उसका पी साइड और ये उसका एन साइड। अब डायोड है तो उसमें एक डिप्लीशन रीजन भी होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी स्टूडेंट्स? इधर की तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो ये जो डायोड होता है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंटली इसको हम रिवर्स बायस करते हैं। यहां पे फोटो डायोड बनाने के लिए इसको हम रिवर्स बायस करते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया रिवर्स बायस। और यहां पर हम स्टूडेंट्स एक एमीटर भी लगा देते हैं। एमीटर क्यों लगा रहे हैं? ताकि यार इस सर्किट में इस डायोड से जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो हमें पता चल सके कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये रिवर्स्ड बायस डायोड है, रिवर्स बायस, तो इसमें अभी जो करंट फ्लो कर रहा होगा बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, ऑलमोस्ट जीरो करंट होगा। तो अभी जो एमीटर की रीडिंग है स्टूडेंट्स वो कहां पर होगी? जीरो पे, क्योंकि लगभग कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, इसका जो डिप्लीशन रीजन है उस पर हमें कंसंट्रेट करना है। सारी कहानी वहीं पर होने वाली है। तो इसका डिप्लीशन रीजन अगर हम देखें स्टूडेंट्स, इसमें तो बहुत सारे एटम्स होंगे। तो अगर मैं किसी एक एटम को बनाऊं तो उसका पॉजिटिव कोर, फिर उसके अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं, और उस ऑर्बिट्स में स्टूडेंट्स बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे एटम्स होंगे स्टूडेंट्स इस डिप्लीशन रीजन में, और उन एटम्स में बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। देखो अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की बात हम एनर्जी डायग्राम के रूप में करें तो कैसे बात करेंगे? हम इस इलेक्ट्रॉन की बात हम एनर्जी डायग्राम के रूप में करना चाहते हैं। तो हमने देखा कि एनर्जी डायग्राम में 2 बैंड्स होते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। सही है स्टूडेंट्स। अब ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को मुझे किस बैंड में बनाना होगा? इस बैंड में, वैलेंस बैंड में, या कंडक्शन बैंड में? पढ़ा हमने स्टूडेंट ये सब, आपको याद होगा, क्योंकि ये बाउंड है तो स्टूडेंट्स इसको हम वैलेंस बैंड में बनाएंगे। वैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, इसका मतलब क्या होता है कि वो बाउंड है स्टूडेंट्स, बाउंड। कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो फ्री है। सही है, तो क्योंकि ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, तो इसको हम वैलेंस बैंड में बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, रिवर्स्ड बायस डायोड है, उसका डिप्लीशन रीजन है ये, उसमें ये एटम है, ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं जिसमें बहुत सारे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लाइट के बारे में सोचेंगे। यहां पे सपोज करो आप कि ये जो डिप्लीशन रीजन है स्टूडेंट्स, उस पर लाइट आके गिर रही है,
अभी लाइट आ रही होगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उसमें फोटोन्स होंगे। फोटोन्स ये सब हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है, इसे फोटोन्स होंगे और फोटोन्स की एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, हर फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब ये फोटोन्स एच न्यू एनर्जी लेके आएंगे, जब ये फोटोन्स एच न्यू एनर्जी लेके आएंगे तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और एब्जॉर्ब करके फ्री हो सकता है। सही है, सही है ना। ये जो फोटोन्स है वो एनर्जी लेके आ रहे हैं, वो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है उसको और फ्री हो सकता है। अगर यहां पर हम बात करें एनर्जी के टर्म में तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि एच न्यू एनर्जी लेके, ये जो एच न्यू एनर्जी आ रही है वो एनर्जी लेके ये जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एच न्यू एनर्जी का उसने ले ली तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और बढ़ गई तो वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो अगर यहां पे क्या होगा कि अगर एच न्यू ग्रेटर देन एनर्जी गैप होगा, फोटोन जो एनर्जी दे रहा है वो एनर्जी गैप से ज्यादा हुई, फोटोन जो एनर्जी दे रहा है वो एनर्जी गैप से ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन को बहुत एनर्जी मिल जाएगी और वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चल जाएगा। और अगर ये कंडक्शन बैंड में चला गया स्टूडेंट्स तो पीछे क्या छोड़ जाएगा, होल 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 होल। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, तो हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक होल बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहां पे अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि हमारे पास एटम था तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो गया और पीछे क्या छोड़ गया हमारे पास, पॉजिटिव होल, पॉजिटिव होल। ठीक है, तो आप देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है यहां पे कि इस लाइट के आने से डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर्स बन रहे हैं। और एक ही पेयर नहीं बन रहे हैं, बहुत सारे पेयर्स बन रहे होंगे। क्यों, अरे एक ही फोटोन थोड़ी आ रहा है, बहुत सारे फोटोन्स आ रहे हैं तो वो बहुत सारे फोटोन्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर्स बनाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर्स स्टूडेंट्स। ठीक है, आप समझ रहे हो यहां पे क्या हुआ, तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये लाइट आई, उसमें फोटोन्स थे, उन फोटोन्स को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स बने इस तरीके से। अब देखो आगे क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ तो इस होल पे किधर फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, इधर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये इधर की तरफ मूव करेगा। इस इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण राइट की तरफ, तो राइट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब देखो ये होल जो है वो इधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ जा रहा है मतलब इधर की तरफ करंट, नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ जा रहा है मतलब उसके कारण भी इधर की तरफ करंट। ठीक है स्टूडेंट, देखो इस सर्किट में इस तरीके से करंट फ्लो करने लगेगा, करंट फ्लो करने लगेगा। पहले करंट फ्लो नहीं कर रहा था क्योंकि रिवर्स बायस था तो ऑलमोस्ट जीरो करंट था, अब करंट फ्लो करने लगेगा। तो ये एमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया कैसे ये डिटेक्ट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो एमीटर की रीडिंग जीरो होगी। ठीक है, नो लाइट, अगर लाइट नहीं है तो एमीटर की जो रीडिंग है वो जीरो होगी। ठीक है, और अगर लाइट है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, एमीटर की रीडिंग जीरो नहीं होगी, एमीटर की रीडिंग होगी। ठीक है, कुछ रीडिंग होगी उसकी। तो एमीटर को देख के, उसकी रीडिंग को देख के हमें पता चल जाएगा स्टूडेंट्स कि रूम में लाइट है या अंधेरा, तो इसलिए हम बोल रहे थे कि फोटो डायोड कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, और हमने ये भी बोला था कि ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो भी दिख रहा होगा आपको। ये लाइट आई और फाइनली करंट फ्लो हुआ, तो लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर ये जो फेनोमेना हुआ है इसको थोड़ा शॉर्ट में हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, आपके काम आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने लिख लिया। आप देखें, लाइट फॉलिंग ऑन डिप्लीशन रीजन creates free electrons and holes in depletion region, वो भी लिख सकते हैं आप यहां पे। they move under influence of electric field causing current, thus light is detected। इस तरह से लाइट डिटेक्ट हो जाती है। अब देखो स्टूडेंट्स एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट हम यहां पे देखेंगे। तो अभी तक हमने स्टूडेंट्स ये देखा कि ये जो फोटो डायोड है ये हमें बता सकता है कि रूम में लाइट है या नहीं, लाइट नहीं होगी तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रीडिंग जीरो, लाइट होगी तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, कुछ रीडिंग होगा। तो स्टूडेंट्स ये भी बता सकता है कि लाइट कितनी है। जैसे आप सोचो अगर ज्यादा फोटोन्स आ रहे होंगे, ज्यादा लाइट आ रही होगी, ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आ रही होगी तो क्या होगा, ज्यादा लाइट आएगी तो ज्यादा फोटोन्स होंगे,
ज्यादा फोटॉन्स होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जंप होके ऊपर जाएंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स यहां पे फ्री बनेंगे। ठीक है, आप स्टूडेंट समझ रहे हो? अगर ज्यादा लाइट आएगी तो यहां पे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनेंगे, तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव करेंगे तो करंट भी ज्यादा होगा, करंट भी ज्यादा होगा। कम लाइट आएगी तो कम होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे और करंट भी कम फ्लो करेगा। ठीक, तो अगर एमीटर की रीडिंग कम दिखाई दे रही है तो हम समझ जाएंगे कि लाइट की इंटेंसिटी कम है। एमीटर की रीडिंग ज्यादा दिखाई दे रही है तो इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे मोर लाइट, ज्यादा लाइट होगी अगर, ठीक है, तो एमीटर रीडिंग भी ज्यादा होगी। लेस लाइट है, लेस लाइट, तो एमीटर की रीडिंग भी कम होगी। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि ये भी बता सकता है कि लाइट ज्यादा है या कम। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पे, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मोर, मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर क्रिएटेड। ठीक है, सो मोर करंट फ्लोज। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स यहां पे ग्राफ बनाया जाता है जनरली, जो कि अपन यहां पे छोटा सा बना लेंगे क्योंकि स्पेस भी हमारे पास कम है। ठीक है, तो यहां पर हम V और ये I, ठीक है, वो डायोड का हम IV कैरेक्टरिस्टिक या VI कैरेक्टरिस्टिक जो बनाते हैं ना, वही मैं यहां पे बना रहा हूं। तो यहां पे कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स, इस टाइप का ग्राफ जनरली बनाया जाता है। देखो इस ग्राफ का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि अगर लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है तो कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो ये वाला ग्राफ ऑलमोस्ट कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ी लाइट आती है स्टूडेंट्स, थोड़ी लाइट आती है तो थोड़ा करंट फ्लो करता है। थोड़ी और लाइट आती है, थोड़ी और इंटेंसिटी की लाइट होगी तो करंट जो है थोड़ा और ज्यादा फ्लो करेगा, और ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी तो करंट भी और भी ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आएगी करंट का मैग्नीट्यूड उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फोटो डायोड पे एक बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन हम देखेंगे। इन फोटो डायोड, why diode is reversed biased, why diode is reversed biased, why not forward biased? ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा है कि फोटो डायोड में डायोड जो होता है वो रिवर्स्ड बायस होता है, रिवर्स्ड बायस होता है। तो उसको फॉरवर्ड बायस क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है यार, फॉरवर्ड बायस भी तो कर सकते थे फोटो डायोड में डायोड को, लेकिन नहीं, रिवर्स्ड बायस ही करते हैं। ऐसा क्यों? सोचिए स्टूडेंट, सोचिए ऐसा क्यों करते हैं, सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। देखो मैं आपको बताता हूं, ये देखें स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो डायोड है, नॉर्मल डायोड अपना फोटो डायोड, उसको हमने फॉरवर्ड बायस कर लिया। ठीक है, फॉरवर्ड बायस कर दिया। ध्यान देखिए, बैटरी को ध्यान दे, और यहां पे हमने रिवर्स बायस किया। अभी कोई लाइट वाइट नहीं आ रही है, बस यहां पे फॉरवर्ड बायस किया, ध्यान दे बैटरी को, और यहां रिवर्स बायस किया। देखो यहां पे काफी करंट फ्लो कर रहा है। फॉरवर्ड बायस जब होता है डायोड तो काफी करंट फ्लो करता है। सपोज करो यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स, उसको हम आई नॉट बोल देते हैं। आई नॉट, काफी बड़ा करंट होगा आई नॉट। फॉरवर्ड बायस में बहुत अच्छा खासा करंट फ्लो करता है। यहां पे रिवर्स बायस है तो करंट बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, कैसे होगा करंट स्टूडेंट्स? इस तरीके से होगा, इतना कम होगा कि कई बार तो हम इसको निगलेक्ट ही कर देते हैं। ठीक है, पर चलो यहां पे निगलेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा एग्जैक्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहां पर जो करंट है इसको भी आई नॉट बोल लेते हैं, और ये बहुत स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, ये तो हम रट चुके हैं अभी तक। अब देखो दोनों केस में देखते हैं कि जब लाइट गिरेगी तो क्या होगा, लाइट गिरेगी तो क्या होगा। तो यहां पे तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं स्टूडेंट्स कि लाइट के गिरने पे क्या होता है। लाइट गिरने पे ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होल्स, पॉजिटिव होल्स इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो उसके कारण इधर एक और करंट क्रिएट होगा। ठीक है, उसको मैं डेल्टा आई बोल देता हूं। देखो पहले से करंट आई नॉट जा रहा था। ठीक है, अब इधर आई नॉट में डेल्टा आई और ऐड हो जाएगा, तो अब यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बिकम आई नॉट प्लस डेल्टा आई। सही है, कोई डाउट की बात नहीं है, करंट बढ़ गया। ठीक है, अभी हमने इससे पहले जो एनालिसिस किया था उसमें इस करंट को हमने जीरो मान लिया था क्योंकि बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो यहां पे उस हिसाब से फिर सिर्फ डेल्टा आई आता है, सिर्फ डेल्टा आई। ठीक है, बट हम एक्यूरेट एनालिसिस करें तो पहले कुछ थोड़ा सा करंट आई नॉट होगा, अब वो इंक्रीज हो गया होगा बाय डेल्टा आई। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे क्या होता है, यहां पर भी जब लाइट गिरती है डिप्लीशन रीजन पे, तो उसी तरीके से होल और इलेक्ट्रॉन यहां भी बनता है। जैसे होल इलेक्ट्रॉन यहां बन रहे थे वैसे ही होल इलेक्ट्रॉन यहां भी बनते हैं स्टूडेंट्स। उसी तरह से होल इधर मूव करता है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, वैसे ही जैसे यहां पे हो रहा है। फिर इसके कारण जैसे यहां पे डेल्टा आई करंट था, वैसे यहां पर भी डेल्टा आई करंट होगा स्टूडेंट्स, यहां पर भी डेल्टा आई करंट होगा। ठीक है, लेकिन देखो ऑलरेडी पहले से यहां पे आई नॉट करंट उल्टे डायरेक्शन में है, ऑलरेडी यहां पे आई नॉट करंट उल्टे डायरेक्शन में है। अब इधर की तरफ डेल्टा आई करंट है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब जो करंट है वो आई नॉट माइनस डेल्टा आई हो जाएगा। ठीक,
तो देखो स्टूडेंट्स, टेक्निकली तो फॉरवर्ड बायस भी काम कर रहा है, ठीक है। जब आई नॉट करंट फ्लो कर रहा होगा तो कोई लाइट नहीं है, लेकिन वो करंट जब चेंज हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि लाइट है, ठीक है। पहले कुछ कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा होगा, लेकिन जब वो करंट थोड़ा सा कम हो जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि रूम में लाइट है, तो देखा जाए तो काम कर रहा है ये। और रिवर्स बायस तो काम कर ही रहा है, पहले कोई करंट नहीं होगा, बहुत कम करंट होगा, जब ज्यादा हो जाए करंट तो हम समझ जाएंगे कि लाइट है। तो आप देखिए फॉरवर्ड बायस्ड भी सही से काम कर रहा है, क्योंकि जब लाइट है तो करंट चेंज हो रहा है, तो इस चेंज से हमें पता चल जाएगा कि लाइट है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस भी काम कर रहा है, रिवर्स भी काम कर रहा है। तो फिर रिवर्स ही क्यों करते हैं, फॉरवर्ड क्यों नहीं करते, क्या प्रॉब्लम है? देखो स्टूडेंट्स, ये जो डेल्टा आई है, सॉरी ये आई नॉट जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो डेल्टा आई होता है ना, ये लाइट के कारण जो करंट होता है डेल्टा आई, वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। और यहां पे देखो जो आई नॉट है वो तो ऑलरेडी बहुत स्मॉल था, और ठीक है डेल्टा आई भी जो है वो भी स्मॉल है, ठीक। देखो स्टूडेंट्स क्या होगा यहां पे, अब आप समझ गए होंगे क्यों ये यूज नहीं करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि यहां पे आई नॉट बहुत ज्यादा है, तो पहले से बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा था, उसमें हल्का सा करंट चेंज हुआ, हल्का सा करंट चेंज हुआ, तो शायद हमें पता ही नहीं चले कि करंट चेंज भी हुआ है, ठीक है। मान लो पहले 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था फॉर एग्जांपल, ठीक है, और अब जो है करंट 10 एम्पियर माइनस 0.1 एम्पियर हो गया, तो ये हो गया 9.9 एम्पियर। तो पहले 10 एम्पियर था, अब हल्का सा कम हुआ, नोटिस करने में बड़ी दिक्कत होगी, हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाए, ठीक से नोटिस ही नहीं कर पाए क्योंकि इतना कम चेंज हुआ है। इस केस में देखो, पहले मान लो कि 0.1 ही मान लो, चलो 0.1 एम्पियर का ही करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है, और अब जो है वो 0.1 प्लस 0.1 हो गया, तो ये 0.2 हो गया एम्पियर। तो आप देखो पहले करंट 0.1 था, अब डबल हो गया, डबल हो गया, तो आपको छत से दिखाई देगा कि करंट डबल हो गया यार, यानी लाइट है। और यहां पे तो हल्का सा कम हुआ, तो हो सकता है हम नोटिस ना कर पाए, ठीक है। तो टेक्निकली तो आप देख सकते हैं फॉरवर्ड बायस भी सही काम कर रहा है जैसे रिवर्स बायस कर रहा है, लेकिन रिवर्स बायस को यूज करना आसान है, उसमें करंट का चेंज डिटेक्ट करना, ऑब्जर्व करना आसान है, इसलिए रिवर्स बायस यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट, इसलिए रिवर्स बायस यूज किया जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने लिखा है यहां पे शॉर्ट में क्या हो रहा है, करंट ड्यू टू लाइट इज स्मॉल, करंट ड्यू टू लाइट इज स्मॉल, ठीक है, डेल्टा आई स्मॉल होता है। इन फॉरवर्ड बायस परसेंटेज चेंज इन आई ड्यू टू लाइट इज स्मॉल, ठीक है, स्मॉल परसेंटेज चेंज यहां पे स्मॉल होता है, but this percent is more in reverse bias, so in reverse bias it is easy to observe change in current, इसलिए रिवर्स बायस यूज किया जाता है इन फोटो डायोड। आई होप स्टूडेंट्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि क्यों रिवर्स बायस में यूज करते हैं फोटो डायोड को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एलईडी, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। आप देख सकते हो एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता भी होगा। आप देखो यहां पे ये एलईडीज हैं, ये भी एलईडीज हैं, डिफरेंट कलर के एलईडीज होते हैं, जैसे इससे रेड लाइट निकल रही है, इससे ब्लू लाइट निकल रही है, इससे ग्रीन लाइट निकल रही है, ठीक है, इससे येलो लाइट निकलेगी। एलईडीज का बहुत यूज होता है, आपने कई जगह पे एलईडीज को देखा होगा, खिलौनों में छोटी छोटी सी लाइट्स जलती हैं, वो एलईडी होती है बेसिकली। जैसे यहां पे देखो ये एक एलईडी डिस्प्ले है, ठीक है, रेलवे स्टेशंस वगैरह पे आपने देखा होगा इस तरह का रेड रंग का डिस्प्ले, वो एलईडी होती है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी। ये जो रेड सिग्नल होता है ट्रैफिक का, रेड येलो ग्रीन सिग्नल, उसमें भी बहुत सारी एलईडीज यूज की जाती है स्टूडेंट्स। तो एलईडीज का तो बहुत सारा यूज होता है, आपने बहुत जगह पे देखा भी होगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं एलईडी के बारे में वो ये है स्टूडेंट्स कि एलईडी जो है वो सॉर्ट ऑफ फोटो डायोड का रिवर्स है, रिवर्स ऑफ फोटो डायोड। ये थोड़ा थोड़ा फोटो डायोड का उल्टा है, मतलब जो चीज फोटो डायोड में होती है उसकी उल्टी चीज यहां पर एक्चुअली होती है। जैसे देखो फोटो डायोड में क्या होता है स्टूडेंट्स कि लाइट एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, होता है, याद करो, लाइट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन एलईडी में इसका उल्टा होता है स्टूडेंट्स, एलईडी में इसका उल्टा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो एलईडी हमें फाइनली क्या देती है स्टूडेंट्स, लाइट देती है, लाइट, तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसको हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और हमें लाइट मिलती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये लाइट में कन्वर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें एलईडी में फोटो डायोड का उल्टा हो रहा होता है।
अब देखो ये एलईडी क्या होता है, कैसे काम करता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट है हमारा डायोड। तो एलईडी के अंदर एक डायोड होता है, ठीक है। ये उसका पी साइड है स्टूडेंट्स और ये एन साइड है। पी साइड में बहुत सारे एक्सेस मेजॉरिटी होल्स होते हैं, ठीक है। एन साइड में क्या होता है स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। देखो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पी साइड में ज्यादा होल्स होते हैं या एन साइड में ज्यादा होल्स होते हैं। ये एकदम अभी तक आपको रट जाना चाहिए। पी साइड में बहुत सारे होल्स होते हैं स्टूडेंट्स और एन साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और देखो बैटरी मैंने ऐसे कनेक्ट की है, बैटरी ऐसे कनेक्ट की है। तो आप बताओ मुझे ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। स्टूडेंट्स ये फॉरवर्ड बायस है, दिस इज फॉरवर्ड बायस। तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स कि एलईडी में डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है, ठीक है। जबकि फोटो डायोड में हम क्या कर रहे थे, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार यहां पे भी फॉरवर्ड बायस क्यों करते हैं। तो इट्स ए वेरी लॉजिकल क्वेश्चन और इसको हम देखेंगे भी थोड़ी देर बाद, ठीक है। बट अभी हम समझेंगे कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस है। अब देखो स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड बायस है तो इसमें करंट कैसे फ्लो करता है, इस तरह से, इस तरीके से करंट फ्लो करता है इसमें, ठीक है। और ये जो करंट है स्टूडेंट्स ये बहुत लार्ज होता है क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड है ये, ठीक है। तो दिस इज लार्ज करंट, लार्ज करंट। तो स्टूडेंट्स यहां पे फॉरवर्ड बायस में जब करंट फ्लो करता है तो क्या होता है कि ये जो होल्स है वो इधर की तरफ डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। होल्स इधर की तरफ डिफ्यूज होते हैं जिसके कारण करंट इधर जाता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, वो इधर की तरफ डिफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, इधर की तरफ डिफ्यूज होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आ रहा है तो करंट राइट की तरफ जाता है, सही है, ऐसा ही होता है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आता है, डिफ्यूज होकर इधर की तरफ आता है, जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर इधर पे आता है, डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करता है, तो यहां पे तो बहुत सारे होल्स हैं, बहुत सारे होल्स हैं। तो क्या होगा आप सोच के देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन ये डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके यहां पहुंचा और यहां बहुत सारे होल्स हैं। तो मोस्ट लाइकली क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस होल में, होल से जाके या किसी और होल से जाके मिल जाएगा और उसके साथ मिक्स हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वैसे होल के साथ भी होगा, आप ध्यान से देखें, ये जो होल है जब ये डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके यहां जाएगा तो वो किसी इलेक्ट्रॉन के साथ मिल सकता है क्योंकि यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और उसके साथ कंबाइन कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब ऐसा होता है, जब ये होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं, ठीक है, क्या तो होल इधर गया या इलेक्ट्रॉन इधर गया, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं स्टूडेंट्स तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो स्टूडेंट्स ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आएगी अगर हम एनर्जी डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमने एनर्जी बैंड बना लिया, कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, ठीक है। देखो ये जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये मूव कर सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को किन बैंड में बनाना चाहिए, मुझे किस बैंड में बनाना चाहिए, ऑब्वियसली कंडक्शन बैंड में, ठीक है। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब मूव करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही मूव करने वाले यहां पे। और ये जो होल्स है स्टूडेंट्स ये भी मूव कर रहे हैं। ये होल्स मुझे कहां बनाने चाहिए, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, इस पॉइंट में कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। ये जो होल्स हैं वो वैलेंस बैंड में बनेंगे, ये जो होल्स हैं वो वैलेंस बैंड में बनेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में बनेंगे। हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड वाले, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड वाले और होल्स वैलेंस बैंड वाले मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है और एक होल के साथ मिल जाता है, कंबाइन हो जाता है, यहां से ये होल तक जाता है, उससे कंबाइन हो जाता है, तो उसको एनर्जी डायग्राम पे हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप होके नीचे आया और इस होल के साथ कंबाइन कर गया, इस होल के साथ कंबाइन कर गया, ठीक है, सही है स्टूडेंट। तो जब ये होल के साथ कंबाइन कर जाएगा तो क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, वो बाउंड हो जाएगा और होल भी नहीं रहेगा। और आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब ये नीचे आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, फोटोन रिलीज करेगा, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों एनर्जी रिलीज करेगा, अरे स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जाता है तो क्या होता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना। तो वैसे जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा और वो एनर्जी वो फोटोन के फॉर्म में रिलीज करता है, रिलीज करता है। तो हो गई ना लाइट इमिट, हो गई ना लाइट इमिट, सही है। तो फॉरवर्ड बायस में ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ कंबाइन करते हैं, मतलब वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप कर रहे हैं नीचे, तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं फोटोन के फॉर्म में, तो लाइट इमिट हो गई। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एलईडी, दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एलईडी।
अब अच्छा मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होनी चाहिए? देखो वो जो एनर्जी है स्टूडेंट्स वो लगभग होनी चाहिए इस बैंड गैप के बराबर, ठीक है? वही तो एनर्जी डिफरेंस है ना दोनों बैंड के बीच में, तो लगभग लगभग इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए जब इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करता है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्रॉस डिप्लीशन रीजन they combine with each other and release energy in form of photons, और वो एनर्जी रिलीज करते हैं फोटोन के फॉर्म में, ठीक है? तो हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की स्टूडेंट्स और हमें क्या मिली? एनर्जी, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो। तो स्टूडेंट्स अब हम तीसरे पॉइंट पे जाएंगे विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स बहुत तरीके की होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे गामा, एक्सरेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेज, रेडियो वेव्स, डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और भी डिफरेंट टाइप्स की होती है जो मैंने लिखा नहीं है, माइक्रोवेव्स फॉर एग्जांपल, ठीक है? क्या अलग होता है इनमें स्टूडेंट्स? क्या अलग होता है? इन सब की फ्रीक्वेंसीज अलग होती हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, सही है ना? इन सब की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती है, गामा की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, विजिबल की अलग, इंफ्रा की अलग, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है स्टूडेंट्स, ठीक है? अब देखो आप स्टूडेंट्स, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करता है तो एक फोटोन निकलता है, उसकी एनर्जी h न्यू लगभग Eg के बराबर होती है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स, उस फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं, दैट फ्रीक्वेंसी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू Eg by h, ठीक है? तो यहां पर जो फोटोन निकल रहा है स्टूडेंट्स, उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग इतनी होती है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स, वो गामा की फ्रीक्वेंसी से मैच कर सकती है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी से मैच कर सकती है, किसी की फ्रीक्वेंसी से मैच कर सकती है, ठीक? तो अगर ये गामा के रेंज में आ रही है फ्रीक्वेंसी, तो उस एलईडी से गामा रेज निकलेंगे, गामा रेज। एक्सरे के रेंज में आ रही है अगर ये फ्रीक्वेंसी, तो एलईडी से एक्सरेज निकलेंगे। विजिबल रेज के रेंज में आ रही है अगर ये फ्रीक्वेंसी, तो विजिबल लाइट निकलेगी, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऐसी कोई लाइट निकलेगी। इंफ्रारेड के रेंज में आ रही है ये फ्रीक्वेंसी, तो इंफ्रारेड निकलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हो एलईडी से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल सकती है डिपेंडिंग ऑन दिस फ्रीक्वेंसी, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक, देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मुझे इसको चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगा? एच तो कांस्टेंट है, मुझे ईजी चेंज करना पड़ेगा, ईजी बैंड गैप। डिफरेंट डायोड्स के लिए ये बैंड गैप अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट डायोड्स के लिए ये बैंड अलग अलग हो सकता है। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो मैं ये वेरी करूंगा। देखो स्टूडेंट, जनरली हमें एलईडी से विजिबल लाइट चाहिए होती है, विजिबल लाइट, हमें एक्सरे, गामा ये सब नहीं चाहिए होता है। जनरली किसी एलईडी का पर्पज होता है कि उससे हमें कोई कलर की लाइट चाहिए होती है, विजिबल लाइट चाहिए होती है, ठीक? तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? हमें ईजी प्रॉपरली चूज करना पड़ेगा ताकि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो विजिबल रेंज में आए, विजिबल रेंज में आए। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वी नीड टू चूज ईजी properly so that mu equals to Eg by h falls in visible range, ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स यहां पे पाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पाया जाता है यहां पे कि अगर Eg की वैल्यू हम 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लेते हैं, अगर Eg की वैल्यू 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है, ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी आती है वो विजिबल रेंज की आती है, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी जो है वो विजिबल रेंज में आती है, ठीक? तो नॉर्मली जो एलईडी हम बनाते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम डायोड ऐसा लेते हैं जिसके लिए जो बैंड गैप है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में आना चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर विजिबल लाइट नहीं निकलेगी एलईडी से, ठीक है? जैसे स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको एक और बताऊं, सिलिकॉन। ज्यादातर डायोड जो होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। हमने बात की है कि सिलिकॉन ही सबसे वाइडली यूज, सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर होता है। ज्यादातर डायोड जो होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं। लेकिन स्टूडेंट आपको पता है कि सिलिकॉन का ईजी कितना होता है? अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचो, तो एलईडी बनाने के लिए क्या हमें सिलिकॉन का यूज करना चाहिए? क्या सिलिकॉन का यूज करना चाहिए एलईडी बनाने के लिए? आप समझ होंगे स्टूडेंट्स, नहीं, क्योंकि इसका ईजी तो 1.1 है, लेकिन ईजी इन दो नंबर के बीच में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिलिकॉन का यूज नहीं करते हैं एलईडी बनाने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि व्हाई सिलिकॉन इज नॉट यूज फॉर मेकिंग एलईडी, व्हाई? तो आप आंसर कर दोगे क्योंकि उसका ईजी जो है 1.1 है, इन दो नंबर्स के बीच में नहीं है। तो जनरली जो सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है स्टूडेंट्स एलईडी बनाने के लिए, वो है गैलियम आर्सेनाइड
फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, जिसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। इस तरीके से, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, गैलियम आर्सेनाइड 0.6 फास्फोरस 0.4, ये जो सेमीकंडक्टर होता है स्टूडेंट्स, इसका जो Eg है, इसका Eg जो होता है वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसको आप क्लियरली यूज कर सकते हो, 1.8 से ज्यादा है तो इसका यूज किया जाता है, और इसका जब यूज किया जाता है स्टूडेंट्स तो रेड लाइट निकलती है, रेड। तो जो रेड एलईडीज होती है स्टूडेंट्स, उसमें जनरली ये सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स की ये Eg अलग अलग होगा, Eg की वैल्यू अलग अलग होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स इमिट होंगे। अगर हमें विजिबल रे चाहिए तो हमें Eg जो है वो इतना रखना होगा। ठीक है, इतना रखना होगा। तो सिलिकॉन जो सबसे कॉमन सेमीकंडक्टर है वो हम एलईडी में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जनरली गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज होता है, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको ये बताया जिससे रेड लाइट इमिट होती है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स एक और जो कॉमन सेमीकंडक्टर है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, गैलियम आर्सेनाइड। सिलिकॉन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर होता है जनरली गैलियम आर्सेनाइड, उसका जो Eg होता है वो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो उसको भी विजिबल लाइट के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको इंफ्रारेड मिलेगा, इंफ्रारेड मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब आपको याद होना चाहिए, दीज में बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। तो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू दिस वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाई डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इन एलईडी। ओके, ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार एलईडी में फॉरवर्ड बायसिंग क्यों करते हैं, व्हाई नॉट रिवर्स बायस, व्हाई नॉट रिवर्स बायस। देखिए फोटो डायोड में तो रिवर्स बायस ही कर रहे थे, तो यहां पे फॉरवर्ड बायस क्यों करते हैं स्टूडेंट्स। देखो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मैं आपको समझाता हूं, आपको खुद भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे होंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है तो हो सकता है आप नहीं सोच पाओ, तो मैं आपको बताता हूं। तो स्टूडेंट्स आप यहां पे देखो, यहां पे ये जो डायोड है उसको मैंने फॉरवर्ड बायस किया है। आप बैटरी पे ध्यान दो, फॉरवर्ड बायस किया है। ठीक है, तो यहां बहुत सारा करंट फ्लो करेगा, फॉरवर्ड बायस तो बहुत करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, बहुत हैवी करंट होगा, लार्ज करंट। यहां पे उसी डायोड को मैंने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया। देखिए बैटरी पे ध्यान दे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा और बहुत कम करंट होगा, इसलिए मैंने आई को छोटा में लिखा है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस किया हमने लार्ज करंट, रिवर्स बायस किया स्मॉल करंट। दोनों को कंपेयर करते हैं कि एलईडी में अगर हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो क्या होगा और रिवर्स बायस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे करंट बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मात्रा में इधर से उधर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जा रहे हैं। ठीक है, तभी तो ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस केस में करंट बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टाइप है, इसमें मतलब बहुत कम अमाउंट में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जा रहे हैं, बहुत कम अमाउंट में होल्स और इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था कि जब होल्स इधर जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं तो वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये देखा हमने। तो यहां पे बहुत सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जा रहे हैं तो उन सबका कॉम्बिनेशन होगा, तो बहुत सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लॉट्स ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन टू रिलीज एनर्जी, बहुत सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करते हैं यहां पे एनर्जी रिलीज करने के लिए। लेकिन यहां पे कुछ ही होल्स इधर उधर जा रहे हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जा रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन करेंगे एनर्जी रिलीज करने के लिए। फ्यू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन टू रिलीज एनर्जी, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन करते हैं यहां पे एनर्जी रिलीज करने के लिए। अब आप कहानी समझ गए होंगे पूरी, यहां पे बहुत सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर रहे हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए, यानी एनर्जी भी बहुत सारी रिलीज होगी, लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। और यहां पे क्योंकि कुछ ही कंबाइन कर रहे हैं तो लेस एनर्जी रिलीज्ड, कुछ ही एनर्जी रिलीज होगी। अब तो सिचुएशन क्लियर हो गई है, अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब क्या है, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और यहां पे कुछ ही थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हो रही है तो लेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट या लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर यानी स्टूडेंट्स मतलब ये है कि अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो हमें हाई इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी,
और अगर हम रिवर्स बायस कर रहे हैं तो बहुत डीम लाइट मिलेगी, बहुत लो इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी, जो कि सही नहीं है। ठीक है, हम तो एलईडी बना रहे हैं लाइट पाने के लिए, तो हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लाइट मिले, हाई इंटेंसिटी लाइट मिले, इसलिए फॉरवर्ड बायसिंग यूज की जाती है, रिवर्स बायसिंग यूज नहीं की जाती है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कंसेप्ट। ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट था स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, वाई एलईडी इज अ बेटर चॉइस देन रेगुलर बल्ब्स। देखो स्टूडेंट्स, ये रेगुलर बल्ब है जो आजकल अपने घरों में हम यूज करते हैं लाइट पाने के लिए, ये एलईडी है। आजकल बहुत भयानक रिसर्च चल रही है कि इन बल्ब्स को हम इन एलईडी से रिप्लेस कर सकें। ठीक है, आप सोचो अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ये छोटी सी एलईडी, एलईडी बहुत छोटी होती है, ये छोटी सी एलईडी उतनी लाइट हमें दे पाएगी जितना ये बड़ा सा बल्ब दे पाएगा। ठीक है, तो बहुत रिसर्च चल रही है कि ऐसा हम कर पाए और हमें काफी सक्सेस भी मिली है। तो ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये जो एलईडी है, ये जो एलईडी है वो इस बल्ब से बेटर होता है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। क्या एडवांटेजेस होते हैं? दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर बाय मींस ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ एलईडी ओवर बल्ब। ठीक है, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस मैंने लिखे हैं, आप पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो, बहुत ही सिंपल है। जिसमें कि पहला एडवांटेज सबसे इंपॉर्टेंट है, लो वोल्टेज एंड लो पावर। ये जो एलईडी होता है वो कम वोल्टेज पे ही काम कर लेता है और ये कम पावर लेता है। ठीक है, मतलब ये कम पावर लेके ज्यादा लाइट देगा और ये ज्यादा पावर लेके कम लाइट देगा। ठीक, तो ऑब्वियसली ये बेटर है ना, ये यूज करने पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा क्योंकि ये पावर कम यूज करता है। जैसे दूसरा है लॉन्गर लाइफ। ठीक है, इसकी जो लाइफ होती है वो लॉन्गर होती है, ये बहुत सालों साल तक चल सकता है, जबकि ये उतना ज्यादा लंबा नहीं चलता है। ठीक है, वैसे और भी कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सोलर सेल्स। सोलर सेल्स, जिसको हम फोटोवोल्टाइक सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो फोटो डायोड पढ़ा है हमने स्टूडेंट्स, तो पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं फोटो डायोड। तो ये जो सोलर सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो काफी हद तक फोटो डायोड्स की तरह ही होते हैं, काफी हद तक फोटो डायोड्स की तरह ही होते हैं। जैसे दोनों में एक सिमिलरिटी मैं आपको बताऊं, ये दोनों ही क्या करते हैं कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आपको याद होगा कि फोटो डायोड जो है उस पर लाइट गिरती थी तो उससे करंट प्रोड्यूस होता था, तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। सोलर सेल भी यही करते हैं, हालांकि दोनों का यूज अलग होता है। जैसे जो फोटो डायोड है उसको क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट्स? टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ लाइट, टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो डायोड का इस्तेमाल होता है यह पता करने के लिए कि रूम में लाइट है या नहीं है। लेकिन जो सोलर सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनका अलग यूज होता है, उनका यूज होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस एनर्जी। देखो अभी आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें। देखो फोटो डायोड जो है स्टूडेंट, वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसलिए कन्वर्ट करता है ताकि वो करंट देख के हम ये जज कर सके कि रूम में लाइट है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है। ठीक है, बस इसीलिए वो लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ताकि वो करंट देख के हम ये सोच सकें कि लाइट है या नहीं है रूम में। ठीक, लेकिन ये जो सोलर सेल है वो लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसलिए कन्वर्ट करता है ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हम बहुत सारे काम कर सकें, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, ये आप देखें, ये एक बहुत अच्छा यूज है सोलर सेल का, कैलकुलेटर। स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर में यहां पर एक सोलर पैनल होता है, यहां इसमें सोलर सेल्स लगे होते हैं। तो क्या होता है कि यहां पे जब लाइट गिरती है तो वो सोलर सेल्स उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर ये डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो आप देखो सोलर सेल ने लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट किया? ताकि उससे काम हो सके कोई। एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं स्टूडेंट्स, ये आप देखें स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये जो है वो कोई सैटेलाइट है या फिर कोई स्पेसक्राफ्ट है। ठीक है, कोई सैटेलाइट को या फिर स्पेसक्राफ्ट है, और इसमें ये जो चीज आप देख रहे हैं और दूसरे साइड भी, ये बेसिकली सोलर सेल्स है। तो इस पे जो सन की लाइट एनर्जी गिरती है तो ये उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये पूरा सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट चलता है। तो आप समझ गए स्टूडेंट कि सोलर सेल करता क्या है? लाइट एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है ताकि उससे हम काम कर सके स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ सोलर सेल्स। ठीक है, और व्हाट आर द प्लेसेस वेयर सोलर सेल्स आर यूज। तो आप हो सकते हो कैलकुलेटर, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट्स। सही है।
तो स्टूडेंट्स पॉइंट 2 में हम फोटो डायोड और सोलर सेल के बीच में कुछ और डिफरेंसेस देखना चाहते हैं। देखो बेसिक फंडा तो काफी सेम ही होता है। जैसे यहां पे एक डायोड होता है रिवर्स्ड बायस, वैसे यहां पर भी एक डायोड है। जैसे डिप्लीशन रीजन पे यहां पे लाइट गिरती है, यहां भी लाइट गिरती है। उस लाइट के कारण जो चीजें होती हैं यहां पे क्या होता है, होल्स इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव करते हैं तो करंट फ्लो करता है। वैसा ही कुछ यहां पर भी होता है, सेम वैसा ही कुछ यहां होता है। बेसिक फंडा बिल्कुल वही है यहां पे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं यहां पे। यहां पे जो डिप्लीशन रीजन होता है वो पतला होता है, लेकिन यहां पे डिप्लीशन रीजन बहुत बड़ा रखा जाता है। क्यों बड़ा रखते होंगे स्टूडेंट्स, आप सोच सकते हैं क्या? देखो बहुत सिंपल है, बड़ा डिप्लीशन रीजन होगा तो यहां पे ज्यादा लाइट गिरेगी। ज्यादा लाइट गिरने से क्या होगा कि ज्यादा करंट फ्लो करेगा, यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो सोलर सेल को तो हम यूज ही क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि हम लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ज्यादा बड़ा डिप्लीशन रीजन होगा तो ज्यादा लाइट एनर्जी गिरेगी और ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसलिए इसको वाइडर रखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पे, इन सोलर सेल डिप्लीशन रीजन इज वाइडर सो दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड। एक और डिफरेंस यहां पे आप देखें स्टूडेंट्स कि फोटो डायोड में यहां पर जो है एक बैटरी यूज की गई है, यहां पे बैटरी यूज नहीं करते हैं, यहां पे सीधे लोड लगाते हैं, जिस चीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए वो लगाते हैं। क्यों? अरे देखो बैटरी कभी भी हम यूज करते हैं तो बैटरी हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, बैटरी हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। लेकिन सोलर सेल का तो पर्पज यही है कि सोलर सेल हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, सोलर सेल हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, ना कि हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करें, ठीक है। तो इसलिए यहां पे बैटरी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सोलर सेल हमें एनर्जी दे, ठीक है। इसलिए यहां पे कोई बैटरी नहीं होती है स्टूडेंट्स। ये जो सोलर सेल है वो लाइट की एनर्जी को लेता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और वो लोड से फ्लो करती है, ठीक, लोड से फ्लो करती है। तो यहां पे स्टूडेंट्स लिख सकते हैं नो बायसिंग इज डन, नो बायसिंग इज डन फॉर सोलर सेल। सोलर सेल में कोई बायसिंग नहीं करते हैं, मतलब कोई बैटरी नहीं लगाते हैं, ना फॉरवर्ड बायस करते हैं ना रिवर्स करते हैं। लोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड, लोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सोलर सेल, उससे सीधे के सीधे लोड कनेक्टेड होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर आप सोच रहे हैं कि सोलर सेल काम कैसे करता है तो वो सोचने की जरूरत नहीं है, फोटो डायोड जैसे काम करता है वैसे ही करता है। फोटो डायोड कैसे काम करता है, हमने देखा था कि लाइट आती है तो उससे क्या होता है कि जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, याद आ रहा है कुछ, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल बनता है, ठीक है। फिर यहां पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसके कारण ये जो होल है वो इधर की तरफ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो जिस कारण से स्टूडेंट्स इस तरीके से करंट डेवलप हो जाता है, ठीक है। देखा था हमने फोटो डायोड में, आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके रिवाइंड करके सुने, डिटेल में मैं यहां नहीं बता रहा हूं, वहां डिटेल में बताया था। बिल्कुल वही चीज यहां पे होती है, यहां ज्यादा लाइट आती है, ठीक है, तो ज्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं यहां पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही होती है डिप्लीशन रीजन में, जिसके कारण होल्स इधर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं। तो इस डायरेक्शन में इस तरह से काफी करंट फ्लो करने लगता है, काफी करंट फ्लो करने लगता है। और वो करंट आप देख सकते हो इस रेजिस्टर से फ्लो करता है, इस लोड से फ्लो करता है, और इससे जब करंट फ्लो करता है तो जो चीज हम चाहते हैं वो हो जाती है, मतलब इस लोड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। तो कैलकुलेटर में फॉर एग्जांपल डिस्प्ले होने लगता है, या फिर सैटेलाइट में जो भी काम होते हैं वो काम होने लगते हैं। तो बेसिक फंक्शनिंग इसकी भी वही है जो कि फोटो डायोड की थी, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बेसिक फंक्शनिंग ऑफ सोलर सेल इज सेम एज फोटो डायोड, ठीक है। फोटोन्स फॉलिंग ऑन डिप्लीशन रीजन जनरेट होना चाहिए इनफैक्ट, एनीवे दीज आर स्मॉल थिंग्स। Photons falling on depletion region generate pairs of electrons and holes, generate pairs of electrons and holes. Due to electric field, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण they move separately, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, and current flows through load, इसके कारण करंट फ्लो करता है जो लोड से पास होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शनिंग है उसकी, जो फोटो डायोड जैसी है, बट दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे जो हमने यहां पे डिस्कस किए। एक और चीज यहां पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं छोटी सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। देखो जब ये सोलर सेल से हम ये रेजिस्टर या लोड कनेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है और उसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा,
ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जब हम ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ, ठीक है, तो ये I और V, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, करंट तो हमने निगेटिव लिया है, ठीक है, वो अगर हम पॉजिटिव लेते तो ऊपर आ जाता ग्राफ, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है स्टूडेंट्स कि जैसे अगर ये जो लोड है स्टूडेंट्स, ये जो लोड है उसके थ्रू करंट अगर इतना है तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा। ठीक है, अगर इसके थ्रू करंट जो है वो इतना है तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा। ठीक, मतलब इसके क्रॉस जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको रिलेट कर रहा है ग्राफ, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक और हम तीसरा पॉइंट देखते हैं सोलर सेल्स के बारे में। अब देखो सोलर सेल का जो डिजाइन होता है वो बहुत सही से करना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लाइट है वो कैप्चर हो सके, और जब ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर होगी तो ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसलिए सोलर सेल को जनरली इस तरीके से नहीं बनाया जाता है, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया जाता है। बेसिक फंडा यही रहता है, लेकिन देखने में स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस टाइप से लगता है। देखो अभी मैं आपको समझाता हूं तो आपको लगेगा कि यार ये एक्चुअली में इसी का मॉडिफिकेशन है। देखो यहां पे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, आप देख सकते हो, और उसके ऊपर पतली सी लेयर है एन टाइप सेमीकंडक्टर की। तो ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो थिन लेयर है, थिन लेयर। ठीक है, और ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो थिक है स्टूडेंट्स। क्यों ऐसा है वो अभी आप थोड़ी देर में समझ भी जाओगे। ठीक है, फिर यहां पे आप देखो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसके नीचे ये ब्लू ब्लू जो मैंने बनाया है स्टूडेंट्स, दिस इज मेटल कॉन्टैक्ट, दिस इज मेटल कॉन्टैक्ट, वो मेटल की एक लेयर है। और वैसे ऊपर आप देखो ये ब्लू ब्लू जो मैंने बताया दे आर मेटल फिंगर कॉन्टैक्ट, मेटालिक फिंगर कॉन्टैक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहां पे क्या होगा आप सोच के देखो सबसे पहले कि ये पी और एन इन दोनों का जंक्शन बन रहा है यहां पे, तो यहां पे डिप्लीशन रीजन बनेगा सबसे पहले। तो यहां पे स्टूडेंट्स ऐसे डिप्लीशन रीजन होगा, डिप्लीशन रीजन। ओके, यहां पे ऐसे डिप्लीशन रीजन होगा दोनों के बीच में। ये वही डिप्लीशन रीजन है जो यहां पे होता है, तो दिस इज आवर डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कि सनलाइट जो है या जो भी लाइट है वो इस सरफेस पे फॉल करवाते हैं, इस सरफेस पे फॉल करवाते हैं, इस सरफेस पे लाइट गिरवाते हैं। अब देखो उससे क्या होता है, ये सरफेस हमने बहुत पतली बनाई है, थिन, तो ये जो लाइट गिरती है इस पे, इस थिन सरफेस को पेनिट्रेट करती है और डिप्लीशन रीजन तक पहुंच जाती है। ठीक है, एन को हमने थिन इसलिए बनवाया था ताकि ये जो लाइट है उसको पेनिट्रेट कर पाए। अगर ये थिक होता तो लाइट उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो ये थिन है तो लाइट इसको पेनिट्रेट करती है और पेनिट्रेट करके इस डिप्लीशन रीजन तक पहुंच जाती है। और जब ये डिप्लीशन रीजन में पहुंचती है तो बहुत सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स वहां पे बनाती है। ठीक, तो आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में बहुत सारी लाइट जो है वो कैप्चर होती है, इस पूरे एरिया पे गिरने वाली लाइट जो है वो कैप्चर होती है। जबकि जब ऐसा स्ट्रक्चर है और यहां से सनलाइट आ रही है तो कुछ ही एरिया पे सनलाइट आ पाती है, तो कुछ ही सोलर एनर्जी कैप्चर हो पाती है, यहां पे बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी कैप्चर हो पाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखो नीचे जो मेटालिक कांटेक्ट हमने लगाया उससे हम यहां पे ये जो वायर था वैसा ही वायर खींच लेते हैं, और यहां पे जो वायर था वो यहां से हम खींच लेते हैं। तो नीचे तो हमने मेटालिक प्लेट लगा दी, उससे क्या है कि कांटेक्ट बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ऊपर मेटालिक प्लेट क्यों नहीं लगा रहे ये भी आप समझ लोगे। अगर मेटालिक प्लेट लगा दोगे यहां पे ऊपर तो ये जो लाइट है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी और डिप्लीशन रीजन तक नहीं पहुंच पाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसलिए यहां पे ये फिंगर शेप्ड कांटेक्ट बनाते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आया स्टूडेंट्स कि सोलर सेल का ये स्ट्रक्चर क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, तो कभी एग्जाम में आपसे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है, तो आई एम श्योर कि अब आप ड्रॉ कर लोगे इसको। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख सकते हैं दिस स्ट्रक्चर अलाउज मैक्सिमम कैप्चर ऑफ लाइट एंड दस मैक्सिमम एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। फाइनली अगर सिंबॉलिक फॉर्म में सिर्फ सोलर सेल हमें ड्रॉ करना है तो हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इससे सब कुछ एक्सप्लेन होता है कि हो क्या रहा होता है सोलर सेल में। लेकिन अगर उसका एक्चुअल डायग्राम बनाना है कि एक्चुअली दिखने में कैसा होता है तो हम ये बनाएंगे। ठीक, सिंबॉलिकली हम ये बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं सोलर सेल से रिलेटेड, एंड परहैप्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स
फोटो डायोड के केस में हमने देखा था कि यहां पे कैसे काम होता है, कैसे काम होता है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जल्दी से। तो हमने बात की थी डिप्लीशन रीजन में क्या होता है कि बहुत सारे एटम्स होते हैं, एटम्स तो होते ही हर जगह, सब चीज एटम से बना होता है, और उसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये लाइट उन बाउंड इलेक्ट्रॉन्स पे गिरती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फ्री हो जाते हैं स्टूडेंट्स, फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या सिनेरियो आ जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल गया, ये फ्री हो गया, और पीछे ये क्या छोड़ जाता है, होल स्टूडेंट, होल। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रॉन और होल यहां पर मैंने बनाए हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से मूव करते हैं तो करंट फ्लो करता है। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज को हमने एनर्जी डायग्राम से भी समझा था, उसको भी थोड़ा रिकॉल करते हैं। तो देखें ये एनर्जी डायग्राम हुआ। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाउंड था स्टूडेंट, तो किस बैंड में बनाए हम इसको, आप जानते हैं वैलेंस बैंड में बनाएंगे। वैलेंस बैंड में होने का मतलब है कि वो बाउंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या हो रहा है कि जब फोटोन एनर्जी लेके आता है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जंप करके कंडक्शन बैंड में चल जाता है, और कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब है कि वो फ्री हो गया, फ्री हो गया, फ्री हो गया, और पीछे वो क्या छोड़ जाता है स्टूडेंट्स, होल, होल। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके ऊपर तभी जा पाएगा व्हेन एच न्यू विल बी ग्रेटर देन एच जी, ईजी। ईजी अमाउंट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए जंप करने के लिए, ईजी अमाउंट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए जंप करने के लिए। तो फोटोन जब उससे ज्यादा एनर्जी देगा, ज्यादा एनर्जी देगा, तभी ये जंप हो पाएगा। जैसे मैं नंबर लेके समझाता हूं, मान लो ये जो फोटोन है ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आ रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आ रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक केस में ये जो ईजी है वो 1 वोल्ट है और एक केस में 2 वोल्ट है सपोज। तो अगर ये ईजी 1 वोल्ट है तो क्या होगा, 1 वोल्ट है ईजी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए 1 वोल्ट ही चाहिए, लेकिन हम तो ज्यादा दे रहे हैं ना, तो आराम से जंप कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ईजी 2 वोल्ट है स्टूडेंट्स, 2 वोल्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए कितनी एनर्जी है, 2 वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी। तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, लेकिन हम तो सिर्फ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं फोटोन से, तो यहां पे ये जंप नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना आप स्टूडेंट्स? और गहरी चीजें देखते हैं कुछ। सोलर एनर्जी हैज फोटोन्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट एनर्जीज। तो क्या मतलब है इसका, कि जो सन से जो लाइट आती है ना स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारे फोटोन्स होते हैं और डिफरेंट एनर्जी के फोटोन्स होते हैं, कुछ कम एनर्जी के होते हैं, कुछ ज्यादा एनर्जी के फोटोन्स होते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही पॉपुलर ग्राफ है जिसको हम थोड़ा देखना चाहेंगे। क्योंकि इस ग्राफ में हमने क्या बनाया स्टूडेंट्स, ये है इंटेंसिटी, ध्यान से देखेंगे आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इंटेंसिटी, और यहां पे वाई एक्सिस में हमने क्या बनाया स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि सन से जो लाइट आ रही है उसमें 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखने वाले फोटोन्स बहुत कम है। सन से जो लाइट आ रही है उसमें 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखने वाले फोटोन्स बहुत कम है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखने वाले फोटोन्स थोड़े ज्यादा है। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखने वाले फोटोन्स और भी ज्यादा है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर एनर्जी रखने वाले फोटोन्स कितने होते हैं सनलाइट में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, यही जो सनलाइट है, यही जो फोटोन्स है, वही आके गिरते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसको एब्जॉर्ब करके जंप करते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो बैंड गैप है स्टूडेंट्स, बैंड गैप ईजी, ठीक है, यहां पे जो बैंड गैप, सपोज कर लो कि वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है यार, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या होगा आप जरा सोच के देखो। अब यहां पे तो फोटोन्स आएंगे बहुत सारे। देखो ये वाले जो फोटोन्स आएंगे ना स्टूडेंट्स, ये वाले जिनकी एनर्जी 3 से ज्यादा होगी, 3 से ज्यादा होगी, ईजी जो है वो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और जो फोटोन्स आए ये वाले 3 से ज्यादा एनर्जी वाले, वो तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देंगे एक्साइट। ठीक है, लेकिन ये जो फोटोन्स होंगे स्टूडेंट्स, ये उनकी एनर्जी तो 3 से कम होगी, 3 से कम होगी। ये फोटोन्स इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये तो सही सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अगर ईजी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया तो सन की लाइट में से कुछ ही फोटोन्स काम आ पाएंगे, बाकी बर्बाद हो जाएंगे। कुछ ही फोटोन्स काम आ पाएंगे, बाकी बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो ईजी जो है वो इतना हुआ, 2 वोल्ट हुआ, ईजी जो है यहां पे है 2 वोल्ट। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे कि पहले से बेटर है सिचुएशन। क्यों, अब यहां पर ये जितने फोटोन्स हैं ये सारे काम आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है ईजी से।
लेकिन अभी भी ये मेजर चंक जो है फोटोन्स का वो वेस्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेस्ट हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ईजी जितना कम हो उतना अच्छा। मान लो ईजी इतना है तो ये सारे फोटोन्स काम आ जाएंगे, तो अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ द फोटोन्स जो सन में है वो काम आ जाएंगे, तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो ईजी जितना कम हो उतना बेटर। लेकिन स्टूडेंट्स वेरी सरप्राइजिंगली जब सोलर सेल बनाया जाता है तो उसमें ऐसा सेमीकंडक्टर चूज करते हैं, ऐसा सेमीकंडक्टर चूज करते हैं कि उसका जो ईजी हो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कहीं बीच में हो। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, ईजी जो है वो इस रेंज में कहीं हो, 1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। तो आप सोचोगे यार ऐसा क्यों? ठीक है, अभी तो हमने बात की कि ईजी मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं, पहले आप समझो कि ये इस रीजन में ईजी क्यों नहीं लिया हमने। इस रीजन में तो ईजी वही ऑब्वियसली अभी जो मैंने आपको बताया, इस रीजन में अगर ईजी होता तो मैक्सिमम जो है फोटोन्स वो वेस्ट हो जाते। तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम फोटोन्स वेस्टेड, मैक्सिमम फोटोन्स वेस्टेड। इस रीजन में अगर ईजी को हम रखते हैं स्टूडेंट्स तो ज्यादा कर सन से आने वाले फोटोन्स बेकार हो जाते। तो इस रीजन में तो हम नहीं रखना चाहेंगे। इस रीजन में रखने में क्या प्रॉब्लम है? अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे तो लग रहा है कि इस रीजन में रखना बेस्ट है। देखो इस रीजन में एक अलग प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स। देखो आप क्या होता है कि मान लो ये जो फोटोन्स आ रहे हैं यहां पे, ठीक है, और ईजी जो है वो बहुत कम है, वेरी स्मॉल, ईजी इज वेरी लेस। तो क्या होता है कि जो फोटोन्स है ना स्टूडेंट्स वो सारे के सारे यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो डिप्लीशन रीजन तक पहुंचते ही नहीं है, डिप्लीशन रीजन तक पहुंचते ही नहीं है। ठीक है, फोटोन्स आर ऑल photons all absorbed on upper surface, on upper surface, सारे के सारे अपर सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। डू नॉट रीच डिप्लीशन रीजन, वो डिप्लीशन रीजन तक पहुंचते ही नहीं है, तो सब कुछ बेकार हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे ईजी हम क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक है, फोटोन्स डोंट रीच डिप्लीशन रीजन। ठीक है, यहां पे इसलिए इजी नहीं लेते हैं क्योंकि यहां पे इजी लेंगे तो फोटोन्स डिप्लीशन रीजन तक पहुंचेंगे, इसलिए ये बीच वाला जो इजी का रेंज है वो बेस्ट माना जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि जब हम सोलर सेल डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम ऐसा सेमीकंडक्टर यूज करते हैं कि इजी जो है वो इन दोनों के बीच में हो। ठीक है, तो आप देखो मैंने यहां पे लिख भी दिया है कि सेमीकंडक्टर यूज्ड शुड हैव इजी बिटवीन 1 and 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे अभी एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं और वो जब हम डिस्कस करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा आपको और एकदम रट जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ सेमीकंडक्टर्स मैंने यहां पे लिखे, ठीक है, और उनका बैंड गैप भी मैंने लिख रखा है, एनर्जी बैंड गैप। अब बताएं कौन सा सेमीकंडक्टर आप सोलर सेल के लिए यूज करोगे और क्यों? ये वाला यूज करोगे क्या? बताओ जरा। CDS ये कोई सेमीकंडक्टर है, आप इसको यूज करोगे क्या? नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे स्टूडेंट्स? आप सोच पा रहे होंगे क्योंकि इसका जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज्यादा है, 2.4, तो इस रीजन में आ गया। तो क्या प्रॉब्लम होती है आपको पता है? CDSC ये दूसरा सेमीकंडक्टर है स्टूडेंट्स, ये बताओ आप यूज करेंगे या नहीं? अरे ये और ये तो सेम ही हो गया ना ऑलमोस्ट, क्योंकि इसका भी जो एनर्जी बैंड गैप है वो सेम ही है। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर है स्टूडेंट्स PBS, जिसका एनर्जी बैंड गैप बहुत कम है, तो इसको आप यूज करोगे क्या लगता है स्टूडेंट्स? आप नहीं यूज करेंगे इसको भी, क्योंकि बहुत कम होने पे क्या प्रॉब्लम होती है कि डिप्लीशन रीजन तक फोटोन्स पहुंच ही नहीं पाते, पहले ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन सबसे पॉपुलर वाला, ठीक है, सबसे पॉपुलर सेमीकंडक्टर, इसका एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको यूज करोगे? देखो हाँ, 1.1 जो है वो प्रॉपर रेंज में आ रहा है, तो इसको यूज करना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड, इसका एनर्जी गैप 1.53, देखें हाँ, ये भी प्रॉपर रेंज में आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको भी हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं जिनको सोलर सेल बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल सही रेंज में बैठते हैं, तो दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम जो है वो उनके साथ नहीं आती है स्टूडेंट्स। ठीक है, और हालांकि इन दोनों में भी जो स्टूडेंट्स है, ये वाला जो है गैलियम आर्सेनाइड वो बेटर होता है, सोलर सेल बनाने के लिए बेटर होता है, बेटर देन सिलिकॉन। क्यों बेटर देन सिलिकॉन होता है? क्योंकि देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि गैलियम आर्सेनाइड पे जब सनलाइट गिरती है, गैलियम आर्सेनाइड पे
तो ज्यादातर सनलाइट जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन सिलिकॉन पे जो सनलाइट गिरती है तो काफी सारी सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट, ठीक है, इसमें बहुत कम सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो ज्यादातर सनलाइट एब्जॉर्ब हो गई तो अच्छी बात है ना, वही तो हमें चाहिए। अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो तो बर्बाद हो गई, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा बेटर होता है। तो गैलियम आर्सेनाइड इज बेटर देन सिलिकॉन, क्यों? एब्जॉर्ब्स मोर लाइट, एब्जॉर्ब्स मोर, लिखू कहां, स्पेस नहीं है, एब्जॉर्ब्स मोर लाइट, ठीक है। तो आपको समझ में आया, जनरली सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं, उसमें भी गैलियम आर्सेनाइड बेटर है क्योंकि वो ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है कंपेयर टू सिलिकॉन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फाइनली जब हम कोई मटेरियल या सेमीकंडक्टर चूज करते हैं सोलर सेल बनाने के लिए तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर सोलर सेल, ओके। तो पहला क्राइटेरिया है कि बैंड गैप जो है वो 1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए। सेकंड, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, जैसा अभी हमने देखा। थर्ड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उस मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब वो सेमीकंडक्टर होना चाहिए। फोर्थ, इजिली अवेलेबल होना चाहिए ऑब्वियसली। फिफ्थ, और लो कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।